हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर फिर से आप लोगों के सामने एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं सारा चीज बताने वाला हूं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब टॉपिक को लेके मैं आया हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख के इससे पहले का चीज भी आप जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है नंबर 1 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, नंबर 4 पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, Number 5 recovery of unrealized rent, number 6 two houses situated in same locality, number 7 cost of amenities, number 8 municipal tax, number 9 house is used for own business, number 10 if house is situated in metro city, number 11 water and sewerage tax, number 12 standard deduction under section 24B, number 13 two self occupied house property, and number 14 interest on loan under section 24A। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जानने से पहले और एक चीज जानना जरूरी है, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हम लोग, हमारे पास घर है और हम लोग घर को कभी कभी भाड़े पे दे देते हैं, और भाड़े पे देने के बाद एक टेनेंट आता है हमारे यहाँ पे, वो टेनेंट हमें अमाउंट पे करता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रेंट। तो जब ये रेंट हमें रिसीव्ड हुआ तो रेंट क्या हुआ? रेंट हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो रेंटल इनकम आया यही हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये रेंटल इनकम को किस तरीके से एज पर इनकम टैक्स एक्ट ट्रीट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं, वही चीज हम लोग सीखते हैं इन द चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मतलब हम लोगों ने घर को भाड़े पे दिया। हम लोगों ने घर को भाड़े पे दिया तो क्या करना है? तो हम लोगों को करना है, जो मैं नंबर 1 पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग डालेंगे। और डालने के बाद और भी चीजें डालने होते हैं, जैसे एसएससी कौन है? एसएससी बोलने का मतलब हुआ घर का मालिक कौन है, किसको इनकम हो रहा है वो देखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरा नाम, मेरा घर है, तो सपोज मैं लिख ले रहा हूं सुनील शर्मा। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस भी 3 टाइप के होते हैं इंडिविजुअल का, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ज्यादातर आप लोगों को मिलेगा कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, तो आप लोग हमेशा क्या लोगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, फिर डालना पड़ता है प्रीवियस ईयर, जो कि हम लोग अभी जिस पीरियड की में हूं आज उस डेट के हिसाब से अगर करूं तो प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, और असेसमेंट ईयर होगा हमारा 2020-21। ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये फॉर्मेट में रेडी करता हूं। फॉर्मेट रेडी करने के बाद पर्टिकुलर हुआ हमारा ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ये हमारा आ गया फॉर्मेट रेडी है। अभी सबसे पहले क्या लेना होता है? सबसे पहले लेना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
GAV। और GAV कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, काइंडली आप लोग वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ये भी कर सकते हैं कि आज का टॉपिक समझ लीजिए फिर वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये GAV कैसे कैलकुलेट होता है वो आज के वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूं। इसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वहां से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स का सारा बात मैं पॉइंट नंबर 8 में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, माइनस करके जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू, NAV। NAV से हम लोग माइनस करेंगे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। मैंने ये वाला पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12 में मैंने लिखा है, मैं वहां पे बताऊंगा ये पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट। फिर लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B होगा। ये भी मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करके बताऊंगा। ये दो फिगर माइनस होते हैं, दोनों फिगर को लेके बाहर आता हूं, बाहर आके जो फिगर लास्ट में आएगा फाइनल रिजल्ट दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये रहा आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का फुल फॉर्मेट हुआ। ये मैं हट जाता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, आप लोगों ने शायद ले लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूं। ये हमारा रहा क्या, लेट आउट। अगर घर भाड़े पे देते हैं तो क्या करना है, फॉर्मेट कैसे बनेगा, वो चीज हम लोगों ने देख लिया। अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मैं इसे मिटाता हूं। मैं ऊपर का पार्ट थोड़ी देर के लिए नहीं मिटा रहा हूं। ये रहा, इसे मैंने कर दिया। ये अभी पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब होता है हम लोग, जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग भाड़े पे देंगे ही घर, नहीं भी तो दे सकते हैं। खुद ही यूज किया, जब खुद यूज किए तो इनकम तो हुआ नहीं, तो इसको बोला जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बट एज पर इनकम टैक्स सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का भी कॉम्पुटेशन करके दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाना पड़ता है, वापस से पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वही वापस से फॉर्मेट लिया। कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी सुनील शर्मा, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट 1920। क्योंकि मैं इस साल का बना रहा हूं, आप लोग जिस पीरियड से बिलोंग होंगे उस पीरियड के हिसाब से अपना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए भी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है। मैं सारा जितना भी मेरा टैक्स का वीडियोस अपलोडेड है, मैं सारा टैक्स के वीडियो का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। असेसमेंट ईयर डाल दिया। अभी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो क्या करना है, डायरेक्टली स्टार्ट करना है नेट एनुअल वैल्यू से, NAV से, और NAV लेना है नील। क्यों NAV नील लेना है, क्योंकि ने हम लोगों का कुछ भी इनकम नहीं हुआ, इसलिए NAV नील लेना है। अब लेस और एक चीज करना होता है, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ये लेके माइनस कर देंगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी बात है कि ये तो जीरो आया। अभी अगर आप लोगों ने लोन लिया है, लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट अगर आपका ड्यू हुआ है, पेड हुआ है, ठीक है, तो आप ये लेंगे,
तो फिगर आपका माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में। लेकिन अगर आपने बिना इंटरेस्ट, बिना किसी लोन के आपने घर बनाया था और उस घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड यूज कर रहे हैं, तो ये भी नील होगा, ये भी नील होगा, आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट किसका, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का। तो आप लोगों को समझ में आया होगा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या होगा। मैं एक बार फिर से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये हो गया होगा आपका, मैं इसको वो कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ये रहा हमारा 2 पॉइंट डिस्कस हो गया। चलिए, नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट क्या है, अब मजा आने वाला है। नंबर 3 पॉइंट है पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड। ये क्या है, देखिए ऊपर वाला 1 और 2 जो मैंने बताया था, लेट आउट मतलब एक घर है और वो घर पूरी तरह से भाड़े पे दिया हुआ है, कुछ भी एकदम, मतलब वहां पे हम लोग एकदम नहीं रह रहे, पूरी तरह से वो भाड़े पे दिया हुआ है 100%। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी 100% खुद यूज कर रहे हैं। बट मैक्सिमम देखिएगा आप लोग का क्या होता है, एक घर है, सपोज किसी का, मेरा घर है, मेरे घर में क्या है, 4 कमरे हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4। और हम लोगों ने क्या किया, हमारे फैमिली के हिसाब से कमरा नंबर 1 सेल्फ ऑक्युपाइड किया, कमरा नंबर 2 सेल्फ ऑक्युपाइड किया, कमरा नंबर 3 भी सेल्फ ऑक्युपाइड किया, लेकिन कमरा नंबर 4 लेट आउट कर दिया। कमरा नंबर 4 को क्या किया हम लोगों ने, लेट आउट कर दिया, भाड़े पे लगा दिया। ऐसा सिचुएशन, मतलब घर का देखना यहां पे कितना हो गया, 4 हिस्सा है ना, 3/4 सेल्फ ऑक्युपाइड हुआ बट 1/4 लेट आउट हुआ। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस केस में आप लोग करोगे, दोनों पार्ट को एक सेपरेट हाउस की तरह ट्रीट करोगे, अलग अलग हाउस, दोनों को अलग अलग हाउस की तरह ट्रीट करोगे। और दोनों हाउस को अलग अलग ट्रीट करके कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। तो मैं थोड़ा सा ये मिटा दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल, सारा एग्जांपल यही है कि मेरा घर है, सुनील शर्मा, और घर में, घर का सपोज म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर वैल्यू है 2,20,000, स्टैंडर्ड वैल्यू है 2,40,000 और एनुअल वैल्यू है 10,000 पर मंथ। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,000, फिर म्युनिसिपल टैक्स है 10%। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी करना क्या है, तो आपको 2 पार्ट में कैलकुलेशन करना होगा। कौन सा पार्ट, पहले 3/4 ले लेते हैं और दूसरा 1/4 लेते हैं। 3/4 क्या था हमारा, सेल्फ ऑक्युपाइड था, एंड 1/4 क्या था हमारा, लेट आउट था। क्या करना है आपको, जब हम लोगों ने घर का बंटवारा कर दिया, ठीक है, तो बंटवारा जब कर दिया, तो बंटवारा किया, इसका मतलब सबको बंटवारा करना पड़ेगा। तो 3/4 यहां लेना है, मतलब ये हाउस, ये पार्ट का म्युनिसिपल वैल्यू 1,50,000, 3/4 कर दिया, ये पार्ट का 50,000। म्युनिसिपल वैल्यू को बांटेंगे, फेयर वैल्यू को भी बांटेंगे, 1,65,000 एंड 55,000, 3/4 1/4 किया। स्टैंडर्ड वैल्यू को भी बांटेंगे, कितना, 1,80,000 एंड 60,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को भी बांटेंगे, कितना, 1,500 और 500, और टैक्स भी 10% होगा। तो किसका 10% होगा, तो अपना वाले का, मतलब 15,000 और इसका 5,000 कर लिए। अभी मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या किया, एनुअल वैल्यू को क्यों छोड़ा। तो एनुअल वैल्यू ऑलवेज रिलेटेड टू द हाउस, द पार्ट ऑफ द हाउस विच इज लेट आउट फॉर द ईयर। जो पोर्शन लेट आउट है
उसी से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये 10,000 पर मंथ आपका कहां जाएगा, आपका लेट आउट पोर्शन के लिए जाएगा। मतलब 10,000 इंटू, अगर 12 महीने के लिए लेट आउट है तो 12 महीना, 1,20,000, और इस पोर्शन में आपका ये आ जाएगा नील। अब इसके बेसिस में ये जो हुआ, इसके लिए आप रूल नंबर 1 लगाना, और इसके लिए आप क्या करना, रूल नंबर 2 न लगाना। मतलब इसका क्या होगा, जीएवी निकले, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसके लिए 2 लगाना और इसके लिए 1 लगाना। मतलब इसमें क्या करोगे, आपने फॉर्मेट लिख लिया होगा, आप पहले क्या करोगे, जीएवी निकालोगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, एनआईवी आएगा। फॉर्मेट आपने, मैंने एक नंबर बताया था, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना, इस हाउस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इस हाउस का क्या होगा, डायरेक्टली एनआईवी नील ले लेना, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन कर देना। तो सोच रहे होगा सर बाकी इंफॉर्मेशन का क्या, तो बाकी इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार के कॉपी कर लेना। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूं और नेक्स्ट पोर्शन में फिर से मैं जाता हूं। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नंबर 3 भी हमारा हो गया, इसे भी मैं टिक कर दे रहा हूं। नंबर 4 में है पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। ये क्या होता है, देखो ऊपर और नीचे जो 3 नंबर एंड 4 नंबर है उसमें माइनर सा ही डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या है, पहला है पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, बट जो 4 नंबर है वो क्या है, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब है, सपोज एक घर है आपका, और ये घर में कितने भी कमरे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एज्यूम कर रहा हूं 4 कमरे हैं, और हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च करके ये हमारा 12 महीना है। ठीक है, आज गर्मी भी बहुत है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां से लेके इतना है। क्या किया, सपोज मिस्टर सुनील शर्मा ने क्या किया, मिस्टर सुनील शर्मा ने क्या किया अप्रैल से लेके नवंबर तक सेल्फ ऑक्युपाइड किया, खुद रहे, मैं खुद रहा मेरा घर पे, लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च तक मैंने इसको लेट आउट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 मंथ्स के लिए मैं सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा हूं और 4 मंथ्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी 2 पार्ट हुआ, लेकिन 2 पार्ट में हाउस का बंटवारा नहीं हुआ, पीरियड का बंटवारा हुआ, पीरियड को डिवाइड किए। तो इन दिस केस व्हेन पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, या फिर वाइस वर्सा, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, ऐसा सिचुएशन होगा, तो ऐसे घर को आप लोग ट्रीट करोगे डीम्ड टू बी लेट आउट। ये डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है, डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, ये घर लेट आउट भी है, तो डिपार्टमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि मान लो कि ये घर लेट आउट है, मान लो कि ये घर लेट आउट है, मान लो कि घर लेट आउट है, तो भैया कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन करना है लेट आउट वाले फॉर्मेट से, मतलब रूल नंबर 1 से। कौन से तरीके से, तो 1 नंबर जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट से इसको करना है। तो इसके लिए भी मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, आप लोग यहां से कॉपी करना चाहो तो कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। चलो,
मैं एक एग्जांपल देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं आज आपको एक्चुअली मैं सम से एक भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सिचुएशन समझाने वाला हूं। और इनकम टैक्स में क्या होता है, सिचुएशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा सिचुएशन कब होगा कोई गारंटी नहीं होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल, फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल है, तो एग्जांपल है बेटा मेरा म्युनिसिपल वैल्यू वही 2 लाख, फेयर वैल्यू आया हमारा 2,20,000। ये पूरा वीडियो में बने रहना। पूरा वीडियो बने रहने के बाद सपोज करो एग्जाम जब आएगा ना, सिर्फ ये वीडियो को देख के चले जाना, ठीक है, पूरा सब कुछ याद हो जाएगा, कोई कॉपी वॉपी देखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना, 2,40,000। और कुछ नए लोग अगर देख रहे होंगे तो उन लोगों को मेरे साथ बने रहिएगा। मैं सम्स वगैरह सॉल्व करके भी वीडियोस बनाऊंगा, 2-1 तो नेक्स्ट आपका कल परसों में अपलोड कर दूंगा। और एनुअल वैल्यू हुआ सपोज वही था हमारा, कितना था पिछले क्वेश्चन में, 10,000 पर मंथ था ना, 10,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन था 2,000 और म्युनिसिपल टैक्स था 10%। तो इस केस में आपको करना क्या है, ठीक है, इस केस में म्युनिसिपल वैल्यू सेम ले लेना है पूरा फुल, ठीक है, फेयर वैल्यू भी ले लेना है फुल, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू भी लेना है फुल, ठीक है, एनुअल वैल्यू लेना है 10,000 इनटू 4 मंथ। वाई 4 मंथ, क्योंकि मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था वहां पे दिसंबर से लेके मार्च तक आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। अगर किसी ने नहीं मारा है तो थोड़ा सा बैक जाइए, देख लीजिए। 4 महीने के लिए ही, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए लेट आउट था। तो सिर्फ 4 महीने का जो रेंट होगा यही आपका 40,000 रुपया एनुअल रेंट होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन यही ले लेना है फुल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स यही ले लेना है फुल वैल्यू। फुल वैल्यू बोलने का मतलब इसके ऊपर टैक्स, वो क्या बोलते हैं, 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 2 लाख के ऊपर 10% निकाल लेना है, आएगा कितना, 20,000 रुपया। और इसको रूल नंबर 1 के हिसाब से करेंगे। 1 के हिसाब से करेंगे मतलब क्या है, मतलब जीएवी निकालेंगे, निकाल लिया, लेस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स करेंगे, कर लिया सर। फिर एनएवी आ गया, एनएवी आने के बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, लेस क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे, दोनों माइनस कर दिया, दोनों माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो फिगर आया दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा वे में काम हो जाएगा, बट ये डीम्ड टू बी लेट आउट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट कहलाएगा। मेरे ख्याल से टॉपिक सिचुएशन समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार के कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का पॉइंट नंबर 4 भी डिस्कस हो गया। अभी फिर एक एक करके और छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलते हैं। नंबर 5, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अभी अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, लास्ट वीडियो में जाइए, पूरा डिटेल से मिल जाएगा आपको अनरियलाइज्ड रेंट। मैं थोड़ा सा बताता हूं अभी। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब हुआ, हमने टेनेंट को क्या किया, घर भाड़े पे दिया, टेनेंट रहा भी पूरा साल, 12 महीने का 12 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक था, पूरा 12 महीना था। लेकिन बंदे ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया। तो सपोज करो अगर 10,000 रुपया पर मंथ हमारा रेंट है, तो मेरे को मिलना कितना चाहिए था, मेरे को मिलना चाहिए था 10,000 इंटू 12 मिलना चाहिए था 2,40,000। बट अनरियलाइज रेंट हो गया हमारा कितना, 10,000 इंटू 2 मंथ्स। हम लोगों ने 2 मंथ्स एज्यूम किया है, एज्यूम्ड, तो हमारा आ जाएगा ₹20,000। ये हो गया हमारा अनरियलाइज रेंट, मतलब बंदे ने हमें रेंट नहीं दिया। ठीक है, कंफर्म, ये हो गया हमारा अनरियलाइज रेंट। लेकिन अनरियलाइज रेंट के बारे में नहीं बात करने वाले हैं हम लोग, करने वाले हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट
मान लेते हैं किसी पीरियड में, किसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा, सपोज ये जो मैं इंफॉर्मेशन दिया, सपोज मैं ये पकड़ता हूं कि 2015-16 का, 15-16 प्रीवियस ईयर का ये रेंट था, ठीक है। ये रेंट था 2,40,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन अनरियलाइज रेंट हो गया 20,000। अभी 2019-20 में, जो कि हमारा प्रेजेंट प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में रिकवरी हुआ हमारा ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ये वाला रिकवरी हो गया। कितना? पूरा का पूरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा का पूरा हो गया। कितना? 20,000 रुपीज रिकवरी हो गया, ठीक है। तो ये 20,000 का करना क्या है? तो देखो 19-20 में हम लोग अपने घर का कैलकुलेशन किए होंगे, ऐसे करके हमारा घर का कैलकुलेशन करके ये आंसर आया होगा, ठीक है। अभी आंसर आने के बाद ये वाला जो 20,000 है, ये तो इस साल का नहीं है, ये तो पुराने साल का है, पहले साल का है, लेकिन वो आज मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका ये 20,000 का ये हाउस प्रॉपर्टी, ये जो जीएवी निकाला, लेस किया, बहुत सारा चीज लेस करने के बाद जो आंसर आता है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, ये इस साल का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट टैक्स तो लेगा। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप इस साल का, करेंट ईयर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसे बनता है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से निकाल लो, निकाल के आंसर कर लो। आपका लेट आउट है तो लेट आउट करो, सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड करो, पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट है तो, और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड ये वाला सिचुएशन है तो ऐसे करो, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो ये वाला सिचुएशन करो, जो भी सिचुएशन है आंसर निकाल लो। निकालने के बाद ऐड करो, ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट करो। अब कितना करो, सबसे बड़ा बात। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि जितना आपको रिसीव्ड हुआ, जितना अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड हुआ, मैंने एज्यूम किया कि 20,000 का 20,000 मिला, ये भी हो सकता था ना कि अनरियलाइज्ड रेंट 20,000 में से सिर्फ 15,000 मिलता। मैं थोड़ा चेंज ही कर देता हूं, मैं 15,000 ही कर दे रहा हूं, सिर्फ 15,000 मिला, तो 5,000 अभी भी नहीं मिला, उसका छोड़ो, जो मिला दैट इज रिकवरी। तो क्या करना है, 15,000 में से 30% लेस करके 10,500 रुपया आएगा, उसको ऐड कर देना है, और ये होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका फाइनल आंसर। मतलब जो ये वाला था वो निकाल लो, उसके बाद ये माइनस करो। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज 30%? तो 30% होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला टॉपिक में मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो सारा कैलकुलेशन इस साल का करने के बाद फॉर्मेट में लास्ट में ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? तो जितना अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से 30% माइनस करके ऐड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी एक दो सवाल और आएगा। ये रिकवरी करने के लिए हम लोगों का रिकवरी एक्सपेंसेस हो सकता है, रिकवरी एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसका नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये 15,000 रिकवरी करने के लिए कुछ भी रिकवरी एक्सपेंसेस करना पड़ा, सपोज आपने एक पर्सन को हायर किया कि रिकवरी करने के लिए, उसको आप सैलरी दे रहे हो, या फिर सपोज करो कोई एजेंट ने आपका रिकवरी करवाया, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिकवरी के पीछे आपका कोई भी खर्चा अगर हुआ है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आई रिपीट, उसका रिकवरी एक्सपेंसेस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ जितना अमाउंट रिकवरी हुआ है उसमें से 30% माइनस करके लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। आप लोग एक बार कॉपी कर लेना। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कौन सा? टू हाउसेस सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। नंबर 6 में चलते हैं, 5 तक हो चुका है हम लोगों का, नंबर 6 में चलते हैं। टू हाउसेस सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। टू हाउसेस सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी का मतलब, सपोज करो मैं जैसे प्रधान नगर में रहता हूं, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूं, प्रधान नगर में रहता हूं और मेरे पास दो घर है। एक घर ये रहा और एक घर ये रहा। ये घर के कंपैरिजन में ये घर मेरा डबल है, और यहां पे मैं 5,000 रुपीज पर मंथ रेंट ले रहा हूं, और इससे मैं 11,000
पर मंथ रेंट ले रहा हूं। यहां ए है, यहां बी, दो टेनेंट है। अभी बात है कि ये चीज है क्या असल में, ये सेम लोकेलिटी में चक्कर क्या है। तो सेम लोकेलिटी में चक्कर ये है कि एक चीज देखा जाता है, सॉरी 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 पूरा गड़बड़ हो रखा है, फ्लो ही खराब हो गया है। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टू हाउसेस सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। ये सेम लोकेलिटी में अगर आपका दो घर एक ही सेम लोकेलिटी में अगर है तो क्या करना है, तो क्या करना है, इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लिखता हूं। सपोज मेरे पास दो घर है, जिसको मैंने ए को दिया है और बी को दिया है। दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू है, सपोज करो 20,000 एंड 40,000, और एनुअल रेंट ले रहा हूं, सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं 5,000 पर मंथ और यहां पे ले रहा हूं 11,000 पर मंथ। और सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जो दो घर है ना, ऐसा है, एक घर इतना बड़ा है और एक घर उसका डबल है। इसके कंपैरिजन में क्या है, ये डबल है, ठीक है। और ए को ये दिया हूं, बी को ये दिया हूं, यहां से 5,000 रेंट आता है, यहां से 11,000 रेंट आता है। तो बात क्या है, असल में चक्कर क्या है सेम लोकेलिटी होने पे। तो एक चीज देखना, सेम लोकेलिटी है और मैं सेम लोकेलिटी में ये अजम्पशन कर रहे हैं कि सेम लोकेलिटी में घर भी क्या है, सेम टाइप का है, सेम टाइप का है, सेम नहीं है, सेम टाइप का है। तो देखो यहां पे अगर एक एक घर है और बी के पास एक घर है, दोनों को घर मैंने दिया है, और ये बी वाला हाउस क्या है, ए का डबल है। अगर बी का हाउस ए का डबल है, अगर यहां से 5,000 रेंट ले रहे हैं तो यहां से कितना लेना चाहिए, 10,000 रुपया रेंट लेना चाहिए। और अगर बी की तरफ से देखूं तो यहां पे अगर 11,000 रुपीज पर मंथ अगर हम लोग रेंट ले रहे हैं तो यहां पे कितना लेना चाहिए, यहां पे लेना चाहिए 5,500 का रेंट। इज दैट क्लियर। अभी बात क्या है, तो जब भी सेम लोकेलिटी वाला क्वेश्चन होगा ना, तब देखिएगा क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ रहेगा। जब भी सेम लोकेलिटी का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कभी भी फेयर रेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, और वही फेयर रेंट हम लोगों को निकालना है। वही फेयर रेंट निकालना है, कैसे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है और एनुअल रेंट दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो किसका रेशियो होगा, तो एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय म्युनिसिपल वैल्यू का रेंट होगा, ठीक है। तो ये अगर 5,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो कितना हो गया, 60,000, और ये मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो कितना निकल गया, 1,32,000 रुपीज आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास एनुअल रेंट दिया हुआ है, तो रेशियो क्या आएगा, एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय म्युनिसिपल वैल्यू, निकला रेशियो आपका 3। और इसमें अगर करते हैं तो कितना, 1,32,000 डिवाइडेड बाय 40,000, अगर ये करूं तो रेशियो आएगा 3.3, रेशियो आया 3.3 और यहां पे 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 1 रुपया है वहां से 3 रुपया का रेंट ले रहे हैं, और जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 1 रुपया है उससे 3 रुपया 30 पैसे का रेंट ले रहे हैं। तो करना क्या है, तो मैंने पहले बताया कि अगर सेम लोकेलिटी होगा उस क्वेश्चन में देखिएगा फेयर रेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको फेयर रेंट निकालना है। सेम लोकेलिटी का केस में फेयर रेंट निकालना है। अब किसका निकालना है, तो दो जब रेशियो निकाल के आप लोग देख लोगे तो जिसका रेशियो कम है, जिसका रेशियो कम है उसका फेयर रेंट आपको निकालना है। फेयर रेंट निकालना है किसका, तो इसका निकालना है और इसका नहीं निकालना है, क्योंकि ज्यादा जिसका रेशियो होगा उसका फेयर रेंट नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको सिर्फ उसका ही फेयर रेंट निकालना है जिसका रेशियो कम है। और फेयर रेंट का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट ऑफ फेयर रेंट कितना होगा, इसका तो करना नहीं है इसलिए डैश कर दे रहा हूं, होगा कितना, हायर रेशियो इनटू म्युनिसिपल वैल्यू। तो हायर रेशियो कितना है 3.3 और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है देखिए 20,000। तो 20,000 मिला के करेंगे तो ये आएगा ₹66,000। और अब ये 66,000 का काम क्या है, तो ये 66,000 को हम लोग यूज करेंगे इन
जीएवी। जीएवी निकालने के टाइम में ये 66,000 लेके आपको काम करना है। तो सेम लोकेलिटी का कंसेप्ट क्या हुआ? अगर सेम लोकेलिटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पहले चेक करो कि फेयर वैल्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू फेयर रेंज नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको फेयर वैल्यू फेयर रेंज निकालना पड़ेगा। अभी किसका फेयर वैल्यू फेयर रेंज निकालना है, इसके लिए आप क्या कर लो, रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे आएगा? एनुअल रेंज डिवाइडेड बाय म्युनिसिपल वैल्यू, दो रेशियो निकाल लो। जिस हाउस का रेशियो कम होगा उस हाउस का फेयर वैल्यू निकालना है। और कैसे निकलेगा? तो निकालने का तरीका है हायर रेशियो इंटू म्युनिसिपल वैल्यू। अगर इसका निकालना होता तो हायर रेशियो इंटू इसका म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो। चलो, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हमारा सेम लोकेलिटी भी खत्म हुआ। अभी सेम लोकेलिटी खत्म होने के बाद फिर क्या करना है? ठीक है, अभी करना है कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज। हाँ, कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज। ये कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज, कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज होता है, जैसे एक घर है मान लो, उस घर में कुछ खर्चे हुए, जैसे वाटर का खर्चा, सपोज वाटर का खर्चा, लिफ्ट का खर्चा, कुछ रिपेयर्स का खर्चा, कुछ खर्चे हुए। जो खर्चा कौन दे रहा है? पेड बाय ओनर। किसने पे किया? ओनर ने पे किया। लेकिन इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? तो टेनेंट ले रहा है फ्री में। तो घर भाड़े पे दिए हैं, भाड़े पे रह रहा है टेनेंट, लेकिन उसको कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन उस फैसिलिटी का एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है? अगर ओनर बियर कर रहा है तो ये एक्सपेंसेस ओनर के लिए कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज। ओके, अभी आप लोग कैसे पहचानोगे? क्या इसका कोई लिस्ट है क्या? तो नहीं, इसका कोई लिस्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि ये खर्चा कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज है। अगर कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, खुद से एजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। मतलब उसका जो ट्रीटमेंट होगा दूसरे रूल के हिसाब से वो अपना होगा, जब तक कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज नहीं बोला हुआ रहेगा। ओके, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज होगा कि क्या होगा, क्या है। अभी करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, तो जो भी कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज होंगे इसको डिडक्ट करना है फ्रॉम एनुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग जीएवी। जीएवी निकालने के टाइम में एनुअल वैल्यू से माइनस करोगे। तो जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज बोला हुआ हो, उस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर दिया हुआ हो, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग एनुअल वैल्यू से माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग जीएवी। मतलब सपोज करो एनुअल वैल्यू 1 लाख का था और कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज 1000 है, तो 1 लाख में से 1000 माइनस करके 99,000 रुपीज एनुअल वैल्यू लोगे और उस 99,000 से आप लोग जीएवी निकालोगे। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ले लिया होगा तुमने। एक्चुअली बोर्ड मत होना थोड़ा भी, ठीक है। सारा पॉइंट्स मैं डिस्कस करने के लिए एक ही वीडियो बनाया हूं, ताकि उस वीडियो को बार बार देख के, एक ही वीडियो को बार बार देख के सारा चीज आप लोग याद रख सको। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज खत्म करते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है म्युनिसिपल टैक्स। हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखे थे कि म्युनिसिपल टैक्स था। अब ये म्युनिसिपल टैक्स का क्या चक्कर है? तो म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है? सपोज घर है, किसी इलाके में घर है, उस इलाके का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्युनिसिपैलिटी होगा, वो क्या करता है? घर के बदले एक रेसिडेंशियल टैक्स लेता है। दैट टैक्स इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्स।
अब बात है कि ये टैक्स कौन पेड कर रहा है। ये टैक्स ओनर भी दे सकता है, टेनेंट भी पे कर सकता है, ठीक है। सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को म्युनिसिपल टैक्स मिलने से मतलब है। तो अगर ओनर ने टैक्स पेड किया तभी डिडक्टिबल होगा। मतलब पहला बात कि ओनर ने पे किया हो, पहला बात पेड हुआ हो, और दूसरा बात ये पेमेंट किसने किया हो, ओनर ने पेड किया हो, तभी जाके वहां पे क्या होगा, माइनस होगा। अगर टेनेंट ने पेड किया, सपोज करो म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया, तो ये डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज टैक्स पेड ही नहीं हुआ, म्युनिसिपल टैक्स पेड ही नहीं हुआ, तो भी डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, मतलब सबसे बड़ा बात ये समझ में आया होगा कि म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड हो रहा है ओनर के द्वारा तभी डिडक्ट होगा। ये वाला सिचुएशन में करते थे ना, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस। अभी दूसरा बात क्या है, डिडक्ट तो होगा लेकिन कुछ चक्कर है। क्या चक्कर है, कुछ कंडीशन है। क्या, सपोज करो ये मान लो हमारा 1920 का म्युनिसिपल टैक्स हो रहा है 1000 रुपया, और ये हम लोगों ने पेड किया, एज वेल एज 2018-19 का भी 500 रुपया टैक्स पेड किया, और आने वाला साल का भी 2021 का भी 200 रुपया टैक्स पे किया। तो हम लोगों ने टोटल कितना पे किया, 1700 रुपया। तो ये 1700 रुपया डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये भी मायने नहीं रखता है कि टैक्स कब का है, इस साल का म्युनिसिपल टैक्स है या पीछे का कोई बकाया म्युनिसिपल टैक्स है या आने वाले पीरियड का एडवांस म्युनिसिपल टैक्स है, कुछ भी कोई भी पीरियड का, अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड हो रहा है और वो पेमेंट ओनर कर रहा है, डिडक्ट हो जाएगा। कहां से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ले लिया होगा तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स का टॉपिक खत्म करके अभी हम लोग चलते हैं, हाउस इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस। खुद के बिजनेस के लिए हम लोगों ने हमारे घर को यूज किया। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, हमारा एक घर है, उस घर को हम लोगों ने क्या किया, एक हमारे पास मान लो 2-3 घर है, हम तो 2-3 घर में से एक घर को हम लोग यूज कर रहे हैं, एक घर को भाड़े पे दिए हैं, और एक घर को वो हमारा ऐसा इलाका में था जहां पे हम बिजनेस भी कर पा रहे थे, और हमने उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया। कैसे, ऑफिस बना लिया, गोडाउन बना लिया, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, होते हैं ना हमारे एम्प्लॉय वगैरह, उसको रहने के लिए दे दिया, तो भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर कोई भी घर आपका हाउस इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस के लिए है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नो एंट्री। भैया ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, ये बिजनेस इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये बिजनेस में जाएगा। बिजनेस का जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये वहां पे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, मेरा बिजनेस वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको ये दिखे कि ये घर दिया हुआ है, वो घर का यूज ओन बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर कर देना है पूरी तरह से उस हाउस को। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हो गया हमारा। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 के बाद, ये 10 नंबर पॉइंट, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट क्या है, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी, ये मेट्रो सिटी क्या होता है, मेट्रो सिटी हुआ जैसे इनकम टैक्स के हिसाब से 4 सिटी को मेट्रो सिटी बोलते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 सिटी को बोलते हैं। अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है, अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है, तो म्युनिसिपल वैल्यू का थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज है। म्युनिसिपल वैल्यू, मेट्रो सिटी में 2 म्युनिसिपल वैल्यू होते हैं, 2 टाइप के म्युनिसिपल वैल्यू होते हैं। एक म्युनिसिपल वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू,
और एक म्युनिसिपल वैल्यू को बोलते हैं नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, उसका बात बताता हूं मैं। ग्रॉस म्युनिसिपल चाहिए, एक्चुअली म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों को क्यों चाहिए होता है? म्युनिसिपल वैल्यू दो चीजों के लिए चाहिए होता है। एक चाहिए होता है GAV निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, जो कि मेरा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। और म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए? म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए। सपोज बोल दिया म्युनिसिपल टैक्स 10% है, 12% है, 17% है, 20% है, तो किसका? तो म्युनिसिपल वैल्यू का। ठीक है, तो अदर सिटीज में कोई झमेला नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू सपोज 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपया को ले लिए, GAV निकाल लिए, 2 लाख को ऊपर 10% ले लिया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया। लेकिन अगर आपका घर मेट्रो सिटी में अगर है तो आपको दो म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए, अलग अलग। क्यों? तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए टू फाइंड GAV के टाइम में जो आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू लेते थे ना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते थे, कंपैरिजन में लेते थे, तो उस समय ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को लीजिएगा अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है। और नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए? ये चाहिए आपको टू फाइंड म्युनिसिपल टैक्स। अगर बोल दिया 10% म्युनिसिपल टैक्स है, 12% म्युनिसिपल टैक्स है, तो आपको म्युनिसिपल क्या बोलते हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स निकालना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी बात है, ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, या तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा या नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, दोनों कभी भी नहीं देगा। या तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, मेट्रो सिटी है, सपोज करो घर कोलकाता में है और बोल दिया कि घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 80,000, 90,000 जो भी, या फिर बोल देगा कि घर का नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, या तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है या फिर नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। तो अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है तो आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्स। मेट्रो सिटी में एक एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है जिस टैक्स का नाम है वाटर एंड सीवरेज टैक्स। ओके, तो वाटर एंड सीवरेज टैक्स को माइनस करना, मतलब नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो पक्का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ होगा। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 कीजिए, क्योंकि 10% माइनस हो जाता है, और फिर क्या कीजिए, जो फिगर आएगा वहां से वाटर एंड सीवरेज टैक्स माइनस कर लीजिए, आपका नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। उस नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज काट के म्युनिसिपल टैक्स निकाल लीजिएगा। आप कोई भी लाइन को ना वो स्पीड में ना 10 सेकंड 20 सेकंड करके काटिएगा मत, नहीं तो कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी अगर क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है तो पक्का नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो क्या करना है आपको, नेट म्युनिसिपल वैल्यू लेना है प्लस वाटर एंड सीवरेज टैक्स लेना है, जो फिगर आएगा उसका 10/9 कर देना है। सीधी सी बात, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो पक्का नेट म्युनिसिपल वैल्यू होगा। नेट म्युनिसिपल वैल्यू में वाटर एंड सीवरेज टैक्स ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो फिगर आएगा उसका 10/9 कर लीजिएगा। अभी बात क्या हुआ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है तो आपको दो म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए और नेट म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए, टू फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए, टू फाइंड म्युनिसिपल टैक्स। अभी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ होगा, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू प्लस वाटर एंड सीवरेज टैक्स इंटू 10/9 कर लेंगे। और अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पक्का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया होगा। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे आएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्स।
अगर क्वेश्चन में वाटर एंड सीवरेज टैक्स नहीं दिया हुआ है, इग्नोर इट। अगर वाटर एंड सीवरेज टैक्स नहीं दिया है तो यहां पे इग्नोर करके नील डाल दीजिएगा, नील डाल के आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं। चलिए, आज आई थिंक ले लिया होगा आपने। स्क्रीनशॉट मार के इसको कॉपी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये भी हो गया हमारा। अभी बात है वाटर एंड सीवरेज टैक्स एक्स्ट्रा आया। ये वाटर एंड सीवरेज टैक्स का पहला काम तो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वाटर एंड सीवरेज टैक्स का क्या काम है? टैक्स का काम क्या है? तो सीधा सा बात है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फिर नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेशन में लगेगा। ठीक है, और दूसरा और एक चीज है, वाटर एंड सीवरेज टैक्स जो होगा इसको डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू विथ म्युनिसिपल टैक्स। हम लोग लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, लिख दिए, लेस क्या कहते थे तुम लोग? म्युनिसिपल टैक्स कहते थे ना, लेस। अभी एक और चीज लेस करोगे, क्या? वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी तुम लोग लेस करोगे, और तब जो फिगर आएगा दैट इज योर नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद लेस अपना क्या करना है आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। लेस क्या करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन कर लेना है। ये दोनों माइनस करने के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसका मतलब अगर वाटर एंड सीवरेज टैक्स है तो दो जगह काम हो सकता है, या तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या नेट म्युनिसिपल वैल्यू का कैलकुलेशन में, और दूसरा कहां होगा? GAV से माइनस होने के टाइम होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। अभी क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। तो क्या है? वाटर एंड सीवरेज टैक्स हो गया हमारा, ये कंप्लीटेड। अभी चलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? आपने पॉइंट नंबर 1 जब देखा था तब देखा था हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन किया था। कहां से? तो नेट एनुअल वैल्यू, सपोज मैं पूरा ही लिखता हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, लेस वहां से क्या करते थे? म्युनिसिपल टैक्स करते थे, माइनस करके जो फिगर आया दैट इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, और फिर यहां से क्या माइनस करते थे? लेस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा ये पूरा। ये दोनों चीज माइनस करने के बाद फिगर जो आता है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी बात है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? तो देखो होता क्या है, जब मेरा घर है तो मेरे घर में खर्चे भी होंगे ना बहुत सारे। क्या खर्चे हो सकते हैं घर में? जैसे मान लो इंटीरियर का खर्चा हो सकता है, घर में सपोज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, घर में सपोज लैंड रेवेन्यू टैक्स का खर्चा हो सकता है, एक वॉचमैन रखा है उसका खर्चा हो सकता है, जो कि कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज नहीं है। मान लो कुछ खर्चा हुआ और उसका बेनिफिट सिर्फ टेनेंट नहीं ले रहा, मैं भी ले रहा हूं, तो मतलब सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो घर में कुछ खर्चे हो सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट बोलता है असल में ना घर का जो खर्चा होता है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि घर के पीछे जो भी खर्चे हुए, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं तो समझ में आएगा। जैसे रिपेयर्स हो सकता है, लैंड रिवेन्यू हो सकता है, लैंड रिवेन्यू हो सकता है, रिवेन्यू टैक्स हो सकता है, फिर आपका वॉचमैन सैलरी हो सकता है, सैलरी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका कमीशन हो सकता है। आपका घर है, एक एजेंट है जो आपका क्या करता है, ये करता है। ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, बहुत सारा खर्चे हो सकते हैं। ये सारे खर्चे का ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों बोलिए तो अगर आप मान लेते प्लम्बर आया घर में, प्लम्बिंग का काम वगैरह करके गया, उसको हम लोगों ने 700 रुपया पेमेंट किया, 700 पेमेंट किया। अभी 700 पेमेंट किया तो क्या प्लम्बर ने मुझे बिल दिया होगा?
कोई पक्का बिल दिया होगा? ज्यादातर चांस है कि नहीं दिया होगा। ठीक है, हमारे घर में सपोज एक मिस्त्री आके कुछ रिपेयरिंग वगैरह कर लिए, तो क्या वो बिल दिया होगा मुझे? नहीं दिया होगा। तो हमारे पास प्रूफ नहीं है कि डिपार्टमेंट को बोल सके कि सर हमारा इतना इतना खर्चा हुआ, और डिपार्टमेंट को भी ये बात पता है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि जो भी तूने खर्चा किया ठीक है, करना ही है, तुम्हारा घर है, लेकिन हम लोग का तो मेन इनकम निकालने का तरीका क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। जो पैसे आए वहां से जो खर्चे हुए माइनस कर दो, तभी जाके नेट प्रॉफिट आएगा। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि बहुत सारा खर्चा आपका हो सकता है, मानते हैं, लेकिन हमको इस खर्चे से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 30% ऑफ एनएवी। जो एनएवी होगा ना, एनएवी का 30% डिडक्शन आपको दे देंगे। एनएवी का 30% डिडक्शन दे देंगे, हमेशा फिक्स रखना है आपको। जो भी एनएवी होगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा, जो भी एनएवी आएगा उसका 30% डिडक्शन होगा। ये एकदम रट्टा मार के हम लोगों को रख लेना है। और ये सब खर्चे का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मेन फंडा क्या हुआ? स्टैंडर्ड डिडक्शन खर्चे के लिए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? तो 30% ऑफ एनएवी दिए जाते हैं। और ये 30% देने के बाद कोई भी खर्च हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि खर्चे दिखाएंगे और 30% नहीं लेंगे, नहीं। डिपार्टमेंट ने रिजिट कर दिया, फिक्स कर दिया, भैया आपका खर्चा से हमको कोई मतलब नहीं है, आप 2 रुपया खर्चा करो, 2 लाख खर्चा करो, मतलब नहीं है। 30% डिडक्शन मैं दे रहा हूं, वो 30% डिडक्शन आप लोग माइनस कर लो। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्युपाइड। मेरा 2 घर है, घर ए घर बी। ए है और ये बी है, 2 घर है। ठीक है, ए बी नहीं लेता हूं, ये H1 लेता हूं और ये H2 लेता हूं। 2 घर है हमारा, एक हाउस 1 है और एक हाउस 2 है। अभी क्या चक्कर है? तो देखो, हमने बोला कि ये मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है और ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि बाबू तुम 2 जगह कैसे रह सकते हो एक बार में? बहुत लोग होते हैं, फार्म हाउस वगैरह रखते हैं ना। सपोज करो आज 6 महीना यहाँ रह रहा है, 6 महीना कुछ दूसरी जगह रह रहे हैं। सपोज बहुत लोगों का बिजनेस होता है, तो सिलीगुड़ी में बिजनेस हो रहा है, सूरत में बिजनेस हो रहा है, बैंगलोर में बिजनेस हो रहा है, कन्याकुमारी में बिजनेस हो रहा है, अलग अलग जगह बिजनेस हो रहा है, और हर एक जगह 2 महीना 3 महीना वो रहता है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने? क्या किया, सपोज किसी का इतने जगह पे घर है, बिजनेस है, तो उन्होंने वहां पे घर खरीद लिया। तो घर है, जाते हैं वहीं पे रहते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड पे रखते हैं और 2 से ज्यादा घर को सेल्फ ऑक्युपाइड पे रखते हैं, 2 या 2 से ज्यादा को। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर नहीं चलेगा। आप 1 से ज्यादा घर को सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं दिखा सकते हो। आपको इन दोनों में से या तो इसको करना पड़ेगा डीम्ड टू बी लेट आउट, या फिर इसको करना पड़ेगा डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब आप 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं दिखा सकते हैं। आपको या तो इसको डीम टू बी लेट आउट करना पड़ेगा या फिर इसको डीम टू बी लेट आउट करना पड़ेगा। मतलब आपको कैलकुलेशन के टाइम में, कैलकुलेशन जो होगा, आप हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट कर लीजिए और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड कर लीजिए, या फिर हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड कर लीजिए और हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट कर लीजिए। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपका 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो पहले घर को लेट आउट पकड़िए, दूसरे घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करके कैलकुलेशन कीजिए, या फिर आप अगर चाहे तो पहले घर को सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरे घर को लेट आउट कर लीजिए। तो चक्कर क्या है, कौन सा वाला करें? तो आपको जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यह भी करना पड़ेगा, ऑप्शन 1
और ये भी करना पड़ेगा, ऑप्शन 2। अब बोलोगे भैया तो आंसर आया तो यहां भी एक आंसर आ जाएगा, यहां भी एक आंसर आ जाएगा, तो दो दो आंसर आया। तो दोनों में जो लोअर आएगा आप उसी को कंसीडर करोगे। मतलब क्या है, मान लो मेरा घर है, दो जगह घर है, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम जाए इनकम टैक्स के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। क्यों? कम टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग दिखाएंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप एक घर को डीम टू बी लेट आउट करो, एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करो। तो हम लोग चाहे तो ये ऑप्शन में भी जा सकते हैं, हम लोग चाहे तो ये ऑप्शन में भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को दोनों ऑप्शन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद जो लोअर होगा उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी कैसे कैल होगा तो मैं डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं। आप जैसे ये वाला सिचुएशन में गए तो हाउस 1 लिए, उसका जीए भी निकाले, लेस म्युनिसिपल टैक्स किए, आ गया। आने के बाद एनएवी आया, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन किए और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन किए, दोनों माइनस करके आपका एक आंसर आया पहला हाउस का। और हाउस 2 का क्या किए, हाउस 2 का आप एनएवी लिए, कितना तो नील, फिर लेस क्या किए, इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करके फिगर निकाले। अब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, उल्टा, इसका हाउस 2 का जीएबी निकालना है, लेस म्युनिसिपल टैक्स करना है, एनएवी आएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस सॉरी आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस 1 का क्या करना पड़ेगा, एनएवी नील और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन करके निकालना पड़ेगा। और लास्ट में दोनों सिचुएशन में देखना पड़ेगा, जो लोअर होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। कुछ अगर स्क्रीनशॉट मारना है ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा। अभी जो हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपका दो दो चीज होता है, कनेक्टेड इंटरेस्ट भी होता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू पेड वाला चक्कर भी है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या बोलते हैं लिमिट भी है। तो बहुत सारे चीजें हैं, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। आज के वीडियो में मैं 1 से लेकर 13 तक का जो पॉइंट था उसको ही मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स दे दूंगा मेरा टैक्स वाला, ठीक है, आप वो टैक्स वाला लिंक से पीछे का चीज सब देख लीजिए। और ये वीडियो के बाद कल में मैं क्या करूंगा, एक दिन के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो आशा करता हूं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू अकाउंट्स, कॉमर्स, टैक्स, बीएसटी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, सबके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सबके ऊपर कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, नाम आपको याद होगा, सुनील सर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।